नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत अपन प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 2-3 चैप्टरों के अभी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अभी हम आज जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो समास का है। अगर आपने समास का जो है लेक्चर नहीं देखा है, क्लासेस नहीं देखी, तो आप संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको किसी भी क्लास की अगर जो है वीडियो देखनी हो, कोई भी क्लास का लेक्चर लेना हो, तो आप वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं ना। मैंने जो है हिंदी के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं, है ना, चाहे भाई किसी भी एग्जाम में आया, सभी एग्जाम के लिए जो है मैंने हिंदी के सारे चैप्टरों की क्लास आपको फ्री प्रोवाइड की है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको किसी भी जो है चैप्टर में दिक्कत आती है तो आप उसका जो है क्लासेस ले सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, अगर हमसे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और देखो प्रैक्टिस सेट में एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ जो नए बच्चे जुड़ेंगे उन्होंने क्लासेस नहीं देखी होंगी, तो हो सकता है कोई माइंड में डाउट रह जाए। लेकिन अगर आप जो है अगर यहाँ से प्रैक्टिस सेट देखो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करना कि प्रैक्टिस सेट ये तो कर ही लो आप, है ना। उसके पहले आप एक काम करो, जैसे कि उसकी पहले क्लास भी देख लो, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर ही आ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ऐसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई नया बच्चा भी दिखेगा तो चीजें तो समझ में आएंगी ही उसको, है ना। लेकिन आप एक बार स्पेशल जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं अब वो भी देख लो, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, जब प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाए थे, उसमें मैंने क्या कहा था कि मैं बहुत बेसिक स्तर से पढ़ाऊंगा, और जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनकी फुल डिटेलिंग में बता दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ऑप्शनों का ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ऑप्शनों से कोई क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। वहीं अगर अपन बात करें, मैंने आप लोगों को करने का तरीका भी ये सिखाया था कि भाई क्वेश्चंस को करने का एक तरीका भी ये रहता है कि भाई हम ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, और कोई ऑप्शंस जो ऐसा होगा इलिमिनेट करने वाले, तो हम पहले ऑप्शंस को इलिमिनेट भी कर लेंगे। क्वेश्चंस को करने का तरीका यही रहता है ना। आप लोग देखो बहुत समझदार हो, मुझे पता है, आप लोग सभी चीजें कर लोगे, है ना। तो अपन देखो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, है ना। अब जो है सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, यथा साध्य समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है। क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा के दिया है ना। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हैं, कुछ बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो हमको ये पूछा गया है, इसमें कहने का एग्जामिनर का मतलब ये है कि भाई यथा साध्य में उसने सीधा सीधा ये पूछा है कि कौन सा समास है ना। तो यथा साध्य की अगर मैं बात करूं, यथा साध्य में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अव्ययी भाव समास का आपने कैसे पता लगा कि यथा साध्य में अव्ययी भाव समास ही है। आप लोगों ने अगर क्लासेस देखी होंगी मेरी, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी। किस तरीके की ट्रिक बताई थी भाई? किसी भी समास के अंतर्गत आपको जो है कोई उपसर्ग देखने को मिलेगा, है ना। जैसे बे उपसर्ग से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलाग हो गया, बेटांग हो गया, है ना, बेतरतीब हो गया। अगर किसी भी शब्द में या आंसर मतलब कि किसी भी जो है समास के अंतर्गत आपको यथा देखने को मिलेगा, यथा प्रति आ, है ना, यथा प्रति आ, भर, अनु, हर, ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, तो वो हमेशा कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। और या कोई उपसर्ग आप लोगों को देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाता है? आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, किसी भी समास के अंतर्गत आपको यथा, प्रति, आ, भर, अनु, हर ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, वह क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सपत्नीक समस्त पद के समास विग्रह के लिए विकल्प को चुने। अब हमसे पूछा है कि भाई जो सपत्नीक है, सपत्नीक जो समास है, उसमें इसके जो विग्रह हमसे पूछा है कि इसका विग्रह क्या होगा सही। जो क्वेश्चंस रहते वही हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या पूछा है देखो, सपत्नीक समस्त पद के समास विग्रह के लिए एक विकल्प चुने। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। आप ना इसको ना चंद सेकंडों में कर लोगे। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप ऑप्शन देखा करो कि भाई ऑप्शन क्या है। सपरिवार, परिवार की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया है। सौत के साथ है जो, भाई सौतन तो कोई है ही नहीं, आप लोगों को पता है। कोई तरीके की इस तरीके की कोई भी बात एग्जामिनर ने इसमें नहीं की है। हमसे सपत्नीक पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बचा है, पत्नी के साथ है जो मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पत्नी के साथ है जो वह। तो सपत्नीक के समस्त पद के समास विग्रह पर हमें क्या पता चलता है कि पत्नी के साथ है जो वह। तो यही हमारा आंसर है। नंबर 3 की हम बात करते हैं। हमसे नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो हमसे पूछा द्वंद्व समास का सही उदाहरण चुने। द्वंद्व समास का सही उदाहरण चुनना है मेरे दोस्तों। तो द्वंद्व समास के बारे में मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर हमने तो जीवन में कभी 3 भेद पढ़े ही नहीं है, हमें तो किताब में सिर्फ यही बताया कि समास 6 तरीके के होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, क्वेश्चन व्यापम बहुत डीप पूछता है। आप लोगों को मैंने सारी क्लास पहले ही करवा दी है, आप उन क्लासेस को जरूर देखें, समाज की पहले क्लास भी देख लें। आप लोगों को बता देता हूं जो हमारा द्वंद्व समास है ना, जो हमारा द्वंद्व समास है मेरे दोस्तों, ये द्वंद्व समास है, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर, ये लिखते जाना है ना, नोट करते जाना। एक होता है वैकल्पिक, है ना, वैकल्पिक होता है एक होता है आपका समाहार, है ना, ये एक होता है आपका समाहार। तो इतरेतर होता है एक, वैकल्पिक होता है और एक होता है आपका समाहार। आई बात समझ में? सबसे पहले द्वंद्व समास समझ लो होता क्या है। द्वंद्व समास जो होता है उसके दोनों ही पद क्या होते हैं, आपके दोनों जो पद होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में? तो जिस आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जिस भी किसी समास के दोनों पद प्रधान होंगे वह कौन सा आपका समास होगा, तो मेरे दोस्तों भाई द्वंद्व समास होगा, है ना। और द्वंद्व समास के अगर आपसे प्रकार पूछ लेता है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर द्वंद्व समास के 3 प्रकार हमने देखे हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि भाई हमसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंतर्गत। ये मैंने आप लोगों को द्वंद्व समास के एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो द्वंद्व समास से संबंधित मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। हमसे पूछता है द्वंद्व समास का सही उदाहरण चुने। अब देखना आप है ना, जो है ऑप्शन पर देखना। ऑप्शन पर अगर अपन देखें, ऑप्शन में लिखा हुआ है देश को गत। भाई साहब देश को गत कुछ नहीं है, ये देश को गमन। अगर अपन बात करें को विभक्ति चिन्ह आ रही है तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर आपसे पूछा है पल पल और गांव गांव की अगर अपन बात करें तो कुछ बच्चों को अगर नॉलेज नहीं होगी, क्लासेस नहीं देखी होंगी, तो उनके मन में क्या चलता है, जो उनको बचपन से ही पता होगा कि भाई जहां पर योजक चिन्ह दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, बचपन की बात अलग है। जो आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो सब बेकार है। जो हमें कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना है वो सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पल पल, है ना, पल पल और गांव गांव। तो भाई साहब ये दोनों ही आंसर नहीं है, आंसर नहीं है ये दोनों किसके आंसर हैं, ये आपके अव्ययी भाव के क्या हैं, अव्ययी भाव समास के आंसर हैं, है ना। गांव गांव की बात करें या पल पल की बात करें, याद करो वो क्लास जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जब दोनों शब्द एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, 2 बार लिखा होगा, वह आपका अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव की मैंने एक ट्रिक आपको ये भी बताई थी जिसमें या, प्रति, आ, भर, अनु, हर, ये सब आपके उपसर्ग होंगे, देखने को मिलेंगे, ये शब्द देखने को मिलेंगे, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। और पढ़ाया था अव्ययी भाव, जब ये भी बताया था मेरे दोस्तों कि ऐसे जो एग्जाम्पल आपको आएंगे ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अब देखें तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं होता। अब हमारा ऑप्शन क्या बचा हुआ है, आपका माँ और बाप। और आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि जिसके दोनों पद ही प्रधान होंगे। अब देखो इसमें 2 पद दिए हैं, एक माँ और एक जो है बाप, तो दोनों ही पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक समास बना रहे हैं। और यहां पर दोनों ही पद क्या हैं, आपकी समान रूप से प्रधान पद हैं। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास। आप एक बात और समझ लो मेरे दोस्तों, जब भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे उनको हमेशा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लगाना। और जब भी आपको अपोजिट शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे राजा, रंक, राधा, कृष्ण, माँ, बाप, है ना, इस तरीके के अगर आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ऊंचा, नीचा, गरम, ठंडा, इस तरीके से अपोजिट वाले जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वे आते हैं आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत। आप लोगों को डाउटें क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके बारे में बात करते हैं। निशाचर, निशाचर को बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जामिनर पूछता है ना। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, है ना। अब देखो अपन बात करें निशाचर में समास की हम बात करते हैं तो पूछा गया है कि निशाचर में कौन सा समास है। अब देखो यहाँ पर हमसे ऑप्शन देखें तो हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास की तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी हैं। तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो ये हमारा समास हो नहीं सकता, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखें अगर अपन बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मधारय समास। भाई कर्मधारय समास क्या होता है आपका, कर्मधारय समास क्या होता है।
हम पहले आंसर देखेंगे, उसके बाद सारी चीजें आप लोगों को, हर ऑप्शन को डिटेल में आप लोगों को क्या करूंगा, विस्तारित तरीके से चीजों को सिखाऊंगा। निशाचर मतलब कि निशा मतलब होती है रात्रि, मतलब कि रात्रि में चरने वाला राक्षस। तो में जो विभक्ति चिन्ह है वो किसके अंतर्गत आती है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा जो आंसर है वह क्या है, तत्पुरुष समास है। अब देखो कर्मधारय की समास की अगर अपन बात करें तो जो हमारा कर्मधारय समास होता है मेरे दोस्तों, ये एक इसकी एक विशेषता होती है कि एक तो इसमें विशेषण विशेष होता है, एक होता है विशेष्य, और एक होता है आपका जो है जहां पर भी कंपैरिजन आप लोगों को करने को देखेगा, तुलना करना, जैसे कि उपमेय और उपमान, ये दोनों ही चीज आप लोगों को जहां पर भी दिखेंगी वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। आई बात आप लोगों को समझ में। आपने अगर वो समास वाली क्लास नहीं देखी, आप जरूर से जरूर उनको देख लें। अब देखो हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास जो होता है आपका, ये 6वें नंबर का आप लोगों का समास है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो दोनों ही पद होते हैं वह दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और मिलकर एक तीसरा जो है तीसरे शब्द की तरफ क्या करते हैं, जो है डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो जितने भी आप लोगों के भगवान के नाम से संबंधित जितने भी आप लोगों को समास आएंगे वो सारे के सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो पंचवटी लिखा हुआ है, पंचवटी में समास की पहचान करना है हमें, पंचवटी में समास की पहचान करना है। जब मैंने आप लोगों को क्लास पढ़ाई थी तो क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जितने भी आपके संख्यावाचक आएंगे वह सब क्या हो जाएंगे, आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ पंचवटी, तो यहाँ पर संख्या दिख रही है आपको 5 संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पंचवटी। अब इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका द्विगु आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास मैंने आप लोगों को बता दिया है, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान रहते हैं पद, बहुब्रीहि समास भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कहीं भी आप लोगों को जो है 36 लिखा दिखे, 72 लिखा दिखे, है ना, या आप लोगों को जो है 66 लिखा दिखे, तो ये वाली जो समास हैं आप लोगों के ये किस में जाएंगे, किस में जाएंगे ये? आप तो बोल रहे थे कि ये किसके अंतर्गत जाएंगे, आप मुझे बताओगे कि ये द्विगु के अंतर्गत जाएंगे द्विगु के अंतर्गत। आप अगर इनको द्विगु के अंतर्गत लगा के आओगे ना तो आप आंसर गलत लगा के आओगे। यही कंफ्यूजन दूर करना है मेरे को आप लोगों का। देखो यहां पर मैंने क्या कहा आप लोगों से, जो पंचवटी लिखा हुआ है इसमें तो आंसर द्विगु है, तो आप मुझे एक बताओ, आप बोलोगे कि सर फिर इसमें आंसर हम द्विगु क्यों नहीं लगाएंगे, इसमें आंसर हम क्यों द्विगु क्यों नहीं लगाएंगे? अब एक बात सुन लो, 1 से लगा करके 9 तक की जो संख्या वाले आएंगे ना वो द्विगु के अंतर्गत जाएंगे। याद रखना, ये चीज हर कोई नहीं बताएगा, ये मुझे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा जो गलत करके आएगा ना वही चीज आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। क्योंकि 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्या आएंगी, है ना, जैसे जो है द्विवेदी हो गया, त्रिवेदी हो गया, चतुर्वेदी हो गया, पंचवटी हो गया, है ना। वहीं अगर अपन बात करें सप्त सिंधु हो गया, अठन्नी हो गया, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, तो ये आप लोगों के 1 से लगाकर 9 तक के क्या हो जाएंगे, आपके सब आपके द्विगु के अंतर्गत चले जाएंगे। दशानन की अगर मैं बात करूं तो दशानन भगवान का नाम है आप लोगों का, तो 10 वाला जो आएगा आपका वो किस में चले जाएगा, बहुब्रीहि समास में। अब आप सोचो, जो अगर संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बन रही हो 36, तो 6 और 30, तो हम इसका खंडन किससे करेंगे? अब देखो इसका जब हम खंडन करेंगे, विग्रह करेंगे, तो हमको 6 और 30 मिलेगा, है ना। अगर अपन बात करें तो इसका अपन खंडन करें 6 और 30। अब भाई अगर और से टूटा है मतलब कि दोनों ही इसमें क्या है, पद प्रधान है, दोनों ही पद क्या है, दोनों ही पद प्रधान है, और जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। लिख के रख लेना, कोई नहीं सिखाएगा जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये जो समास हो जाएगा वह किसके अंतर्गत आएगा, पंचवटी द्विगु के अंतर्गत आएगा। 2 संख्याएं जो मिलकर बनी होंगी वह आप लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएगा, वहां पर आप आ जाएगा किसके अंतर्गत, आपका द्वंद्व के अंतर्गत, जहां पर दोनों ही पद प्रधान होंगे, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, आइए, और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। देखो अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, या अथवा के लोप से कौन सा समास बनता है। अब ये आपको बहुत नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा होगा, कहीं आपने सुना ही नहीं होगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, या और अथवा के लोप से कौन सा समास बनता है। अब ऑप्शन अगर आप देखोगे कि सर ये कौन से ऑप्शन है, ये कहाँ से लाए हो आप ऑप्शन, कहाँ से लाते हो आप ये ऑप्शन, ये आप देखो किस तरीके से लिखा हो, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार और इतर। भाई साहब कई बुक में आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेंगे इस तरीके के ऑप्शन, एग्जामिनर ने आपसे पूछे। बहुत शानदार और अच्छा कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटल है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं,
इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। अब देखो हम बताते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर कैसे बनाओगे। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमने द्वंद्व समास पढ़ा था, द्वंद्व समास के मैंने आप लोगों को 3 विकल्प बताए थे, मतलब कि 3 प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। ये मैंने आप लोगों को बताया था। एक बताया था मैंने इतरेतर, एक बताया था मैंने वैकल्पिक, है ना, एक बताया था मैंने आप लोगों को समाहार, है ना, एक मैंने बताया था आपको वैकल्पिक, एक बताया था मैंने आप लोगों को समाहार। तो ये 3 तरीके के मैंने आप लोगों को बताए थे। अब हमसे पूछा क्या गया, या अथवा के लोप से कौन सा समास बनता है। अब देखो जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसमें किसी ना किसी चीज से तोड़ते हैं और किसी ना किसी चीज से जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो या और अथवा के जो लोप से जो समास बनता है उसको हम कहते हैं वैकल्पिक। वैकल्पिक कहते हैं। आपको वैकल्पिक का मतलब पता है क्या होता है? विकल्प, विकल्प, है ना। जैसे कि प्रश्न आता है ना आपके एग्जाम में, या तो ये क्वेश्चन करें या तो ये क्वेश्चन करें, अथवा लिखा हुआ होता है 2 क्वेश्चन के बीच में, उसका भी मतलब ये होता है कि या तो हमको ए वाला क्वेश्चन करना है, या हमें नीचे वाला क्वेश्चन करना है, या हमें ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो या और अथवा लिखा हुआ है, मतलब कि विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जो आप लोगों का वैकल्पिक द्वंद्व समास है ना, जो वैकल्पिक द्वंद्व समास है उसको हम या और अथवा लगाकर तोड़ते हैं। जैसे कि समास लिखा हुआ है ठंडा और गर्म, तो हम किसको तोड़ेंगे भाई? इसको किस तरीके से तोड़ेंगे? या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा वैकल्पिक के अंतर्गत, वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत। जो आपका इतरेतर होता है और समाहार की बात करें तो इतरेतर जो होता है ना, इतरेतर की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, ये और लगा के टूटता है, और लगा के इसका विग्रह किया जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें राजा और रंक की, तो राजा रंक आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसको हम किस तरीके से तोड़ते हैं? राजा और रंक करके तोड़ते हैं, है ना, राजा और रंक करके तोड़ते हैं। तो ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। समाहार की हम बात करें तो समाहार को आदि और वगैरह से तोड़ते हैं, आदि और वगैरह, है ना। अब किस तरीके से तोड़ेंगे? जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि चाय आदि लेंगे आप, चाय वगैरह कुछ लेंगे आप, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। अब याद रखना, बहुत डीप का क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से मैं चीजें बता रहा हूं, तो आप लोग याद रखना। द्वंद्व समास के 3 जो होते हैं आपके प्रकार होते हैं। इतरेतर होता है आपका, वो किससे टूटता है? और से टूटता है। वैकल्पिक टूटता है या अथवा से, ये टूटेगा आपका आदि और वगैरह से, याद रखना। देखो अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका लोकतंत्र। हमसे पूछा लोकतंत्र किस समास का उदाहरण है। अब देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। इस तरीके को मैंने क्वेश्चंस की कैटेगरी को करने का तरीका मैंने आप लोगों को यहीं पर बता ही दिया है कि किस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भगवान के नाम वगैरह आते हैं, ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। द्वंद्व समास यहाँ पर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखो अगर अपन बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह चलती हैं, का, की, के, को से ये विभक्ति चलते हैं। तो अगर अपन इसका लोकतंत्र का अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो लोकतंत्र आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। किस तरीके से अगर अपन बात करेंगे जो है लोकतंत्र का, जो अगर अपन संधि जो है आपका समास वगैरह करें तो क्या हो जाएगा? लोक का है जो तंत्र। तो अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है आप लोगों को लोक का है जो तंत्र, अगर अपन बात करें तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर एक विशेषता बताई जाएगी, एक विशेषण बताई जाएगी, जहाँ पर जो है तंत्र की विशेषता बताई जाती है, लोकतंत्र की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखो विद्या के लिए समास चुनिए ना, विद्या दान के लिए समास चुनिए। भाई यहाँ पर हमसे विद्या दान का क्या कर रहा है? हमसे समास विग्रह वो पूछ रहा है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो विद्या दान के लिए समास हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम देखते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और ये देखते हैं कि इसका क्या आंसर निकल के आता है। देखो यहाँ पर हम देखें तो आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि जो बिल्कुल भी एकदम जो है आंसर नहीं हो सकते हैं। किस तरीके से? देखो विद्या के लिए दान, तो विद्या के लिए हम दान कभी नहीं होता है, विद्या का होता है दान। विद्या के लिए कभी हम दान नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया है ऑप्शन एलिमिनेट। विद्या से दान तो हमारा कुछ होता ही नहीं है,
विद्या से दान हम क्या करेंगे, हम विद्या से दान कुछ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन हमारा हो गया लिमिट जो है एलिमिनेट। से विभक्ति चिन्ह यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जो विद्या से दान, तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण में चले जाएगा और ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये अविग्रह ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें विद्या को दान, तो ये भी आपका को विभक्ति चिन्ह दिख रही है यहाँ पर, तो ये भी तत्पुरुष के अंतर्गत चले जाएगा और उसका समास विग्रह गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। और एक्चुअली में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा विद्या का दान, विद्या का दान, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अगर हम देखें तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विद्या का दान हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, भाई साहब अभी तो बताया आप लोगों को कितने होते हैं, खट से आप लोग ऑप्शन बना दोगे कि भाई द्वंद्व समास के सर ने बताए थे 3 होते हैं आपके 3 प्रकार होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि भाई किस शब्द में संधि और समास दोनों होंगे, है ना, किस शब्द में संधि और समास दोनों होंगे। तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना और आप देखोगे संधि और समास दोनों होना चाहिए। तो राजपुरुष में कोई संधि नजर आ रही है कि आपको नहीं नजर आ रही है, तिरंगा में कोई संधि आ रही नजर नहीं आ रही है। भाई हमने जो है संधि पढ़ी थी, जो हमको पता है कि भाई जो है संधि हमारी क्या है, भाई जो हिमालय की अगर अपन बात करें तो हिमालय जो है आपका दोनों के अंतर्गत आता है। हमने संधि की क्लास पढ़ी थी और संधि की क्लास में ये बताया था कि हिमालय जो है हिम प्लस आलय मतलब कि स्वर संधि का जो क्या है आप लोगों का उदाहरण है ये। और हिमालय जो आपका जो है ये आपके समास के अंतर्गत भी आता है ना। तो हिम का आलय है ना, हिम का आलय है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समास के अंतर्गत भी आता है। आइए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की बात करेंगे। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखो घुड़दौड़ में समास विग्रह, हमसे घुड़दौड़ में समास विग्रह पूछा है, इसका समास विग्रह क्या होगा। आइए हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो हम ऑप्शन पर जब नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई घोड़ों पर दौड़, घोड़े पर दौड़, तो भाई घोड़े पर क्या दौड़ होती है क्या, घोड़ों पर दौड़ होती है क्या, नहीं होती है। देखो अगर हम बात करें घोड़े से दौड़ तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आप देखोगे आपने जनरली लोगों को जो है बोलते हुए सुना होगा कि घोड़ों की रेस हो रही है, तो यहाँ पर जो सटीक विग्रह जो होगा उसका वह क्या हो जाएगा, आपका घोड़ों की दौड़। आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे बहुत आराम से आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब देखो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कर कमल में समास उसने पूछा है ना। अब देखो यहाँ पर अगर अपन कर कमल में अगर अपन देखें तो ऑप्शन एलिमिनेट करें तो देखो द्विगु समास संख्यावाचक होता है, तो ये हो नहीं सकता। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, है ना, तो ये आपका जो है अगर अपन बात करें तो हो नहीं सकता। तत्पुरुष समास की अगर अपन बात करें तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप लोगों का कारक विभक्ति चिन्ह वाला जो है चीज होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो कर कमल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पर उपमेय और उपमान मतलब कि तुलना की जा रही है। किस तरीके से तुलना की जा रही है, भाई जो है कमल से तुलना की जा रही है, किसकी, कर की। तो कर कमल की अगर अपन बात करें पैरों की तुलना जो है की जा रही है कमल से, कि तो जो पैर हैं उनके कमल के समान है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है पैरों की कमल से, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कौन सा समास देखने को मिलेगा, जो है आप लोगों का कर कमल जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो हमसे पूछा है पंचामृत में समास पूछा है। अभी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी, भाई एक जो है 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्याएं आएंगी आपकी, है ना, वह किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी द्विगु के अंतर्गत आएंगी, है ना। 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्या आएंगी वह द्विगु के अंतर्गत आएंगी, लेकिन कोई भगवान का नाम नहीं आना चाहिए, ये इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को सटीक ट्रिक बताई थी इस चीज की, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो पंचामृत में अगर अपन बात करें तो बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता, है ना, पंचामृत। तत्पुरुष समास हमारा हो नहीं सकता। द्वंद्व समास की अगर अपन बात करें तो द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये हमारी चीज हो नहीं सकती। अब द्विगु बचता है, तो द्विगु अगर हमारा हो सकता है तो द्विगु हमारा इसका राइट आंसर रहेगा मेरे दोस्तों। बहुब्रीहि समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा नहीं, द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये अगर अपन बात करें तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, द्विगु समास। याद रखना, है ना। पंचामृत में देखो इसका प्रथम पद जो संख्यावाचक है यहाँ पर हमको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर अपन बात करें चतुर्भुज का सामासिक विग्रह, चतुर्भुज का अगर अपन सामासिक विग्रह करें मेरे दोस्तों, देखो किस तरीके से इसका समास विग्रह हमसे पूछा गया है। 4 पैरों का समूह, भाई चतुर्भुज में पैरों की अगर अपन बात करें तो पैर नहीं होते, पैरों की कोई बात नहीं होती। चतुर्भुज, भुज मतलब कि भुजाएं, मतलब हाथों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो पैर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, है ना। 4 भुजाओं का समूह और 4 बाहों का समूह लिखा हुआ है, तो बाहों की बात हो नहीं रही है यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी भुजाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं का समूह, है ना, 4 भुजाओं का समूह, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूछा राम कहानी पद में समास क्या है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करें तो अव्ययी भाव मैंने आप लोगों को बताया था, अव्ययी भाव में यथा, प्रति, आभर, अनु ये वाले शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कोई शब्द देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया।
आगे हम चर्चा करते हैं भाई द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में हम देखें तो दोनों पद प्रधान नहीं है। इसका समास विग्रह हम अगर करते हैं तो आता है आपका जो है राम की कहानी। इसका समास अगर अपन विग्रह करें तो क्या हो जाएगा आपका राम की कहानी। तो यहाँ पर का की के आ रहा है, तो यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास, राम की कहानी, है ना। संबंध का की के संबंध तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। और आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आ रहा हो तो समास से संबंधित मैंने सारी क्लास पहले ही आप लोगों को जो है कवर करवा रखी है। आप संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को जो है समास की क्लासेस मिलेंगी, आप उनको पहले देख लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप पहले प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं और कोई डाउट आ रहा है तो उस क्लास को आप जाके देखेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखो पंचतंत्र में समास। पंचतंत्र की अगर अपन बात करें, देखो हमारा जो पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो सतसई का समास विग्रह क्या होगा। अब देखो आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखो लिखा हुआ है यहाँ पर सात सुई है जो, तो ये ऑप्शन तो हमारा सुई की बात हो रही है, तो ये तो उसने ऐसे ही ऑप्शन बना दिया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिहारी के दोहे। तो हमसे जो समास का इसका विग्रह पूछा है तो बिहारी के दोहे, ये भी आप लोगों का एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसीलिए कि दिया गया है क्योंकि जो सतसई है, सतसई बिहारी द्वारा रचित रचना है, इसलिए उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिया है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें सत्यनाथ है जो, तो यहाँ पर भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 700 का समाहार। बिहारी द्वारा जो रचित जो है ना सतसई, उसमें 700 श्लोकों का जो है क्या है समाहार है, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका 700 का समाहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 700 का समाहार। देखो तुलसी कृत में कौन सा समास है, हमसे पूछ रहा है तुलसी कृत में कौन सा समास है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो द्विगु तो आप ऐसे ही हटा दोगे, द्वंद्व में दोनों पद बराबर होते हैं, ये भी नहीं होगा, कर्मधारय समास में तुलना होती है, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तत्पुरुष, उसका सही आंसर है क्योंकि इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा रचित। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसकी विभक्ति क्या होती है से या द्वारा, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हथकड़ी में समास विग्रह। हथकड़ी में हमसे समास विग्रह पूछ रहा है, तो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो हथकड़ी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, हाथों की कड़ी। तो हाथों की कड़ी ऑप्शन आप लोगों को उलझाने के लिए दिया है, इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, हाथ की कड़ी। देखो यहाँ पर कंदी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कन्नी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ की कड़ी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा यथामति में समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यथा, प्रति, आ, भर, ये सारे आपको क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको किसी भी समास में ये शब्द देखने को मिलेंगे, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अव्ययी भाव समास। तो समास से संबंधित हमने कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं, बताए हैं, आपसे चर्चा की है और मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। इसी का अगला पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और कुछ अन्य समास के प्रश्नों पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।